हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप सभी का हमारे इस चैनल सक्सेस साइंस में स्वागत है। आज हम लोग जीके का लेक्चर फर्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, उसका टोटल निचोड़ करेंगे, हम लोग एक एक ऑप्शन का निचोड़ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक, ये जो जीके है वो हर एग्जाम के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ठीक है, जीके है। नीचे दिए गए विकल्प में गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है। अब देखो, गुलाम वंश यहाँ पे पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। बताओ, कौन बताएगा? तो याद रखना बेटा, गुलाम वंश का आपका जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, कब किए थे गुलाम वंश का संस्थापक? गुलाम वंश देखो यहाँ पे लिख देते हैं। गुलाम वंश, एक मिनट, इसको डेंसिटी, हाँ ठीक है। देखो, तो गुलाम वंश आपका हो गया। गुलाम वंश की जो स्थापना किए थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। कब किए थे? 1206 ईस्वी में किए थे। 1206 ईस्वी में किए थे। ठीक, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश था। यहाँ पे लिखेंगे की पॉइंट, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ये। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने लोग हुए थे? तो 5 वंश हुआ था। ठीक है, कौन कौन हुआ था याद रखना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, गुलाम वंश की जो बात करते हैं क्या बोला है, और नीचे दिए गए विकल्प में गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है। देखो, गुलाम वंश का अन्य नाम इसमें ऑप्शन में होगा मामलुक वंश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसका एक और नाम होता है दास वंश। दास वंश इसका एक और नाम होता है। वही तुगलक वंश की बात किया जाए तो तुगलक वंश सबसे ज्यादा शासन करने वाला ये तुगलक वंश ही था दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, अभी हम लोग आगे वीडियो में जब तुगलक वंश को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे रिवाइज करा देंगे। तो देखो, गुलाम वंश का जो कार्यकाल था, गुलाम वंश देखो यहाँ पे लिख देते हैं। गुलाम वंश था आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक था। उसके बाद यहाँ पे आपने नोट्स कर लेना, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, खिलजी वंश का कितना था? गुलाम वंश के बाद कौन आया था? तो खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश का शासन के काल कितना था? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद कौन वंश आया था? तो तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश का क्या कार्यकाल था? तो सबसे ज्यादा यही शासन किया था, 1320 से 1414 तक, यानी करीब 96 ईयर शासन किया था। उसके बाद आपका आएगा कौन सा वंश? चौथा वंश है आपका सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल कितना है? 14 से लेकर 1451 तक। ठीक, ये चौथा वंश था दिल्ली के शासन पर बैठने वाले। उसके बाद लास्ट वंश कौन था? लोधी वंश। 1451 से लेकर 1526 में, और आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे। और खिलजी वंश आपका हो गया, तो तुगलक वंश बोल दिया, खिलजी वंश बोल दिया। और चौहान वंश जो आपका है, तो चौहान वंश का अगर आपका संस्थापक पूछेगा तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा वासुदेव चौहान है। ठीक है, संस्थापक इसका अगर बात किया जाए, संस्थापक, तो ये आपके हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जी थे। कब किए थे ये? लगभग, तो ये लगभग आपका 551 ईस्वी में इनका हुआ था। मतलब 551 ईस्वी में इन्होंने अपनी वंश की नींव डाली थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आप लोग देख लेना। इसका हम शॉर्ट ट्रिक है मेरे अकॉर्डिंग, गु खी तू गुखी तू सैलो। ये गुलाम वंश का पांचवा वंश है। गुखी तू सैलो, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, लो से लोधी वंश आपका हो जाएगा। लो से आपका लोधी वंश हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्या बोला है? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारित की थी? तो ये याद रखिएगा, जिले ए इलाही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तृतीय हिंद किसको बोलते हैं? तो तृतीय हिंद का मतलब होता है भारत का तोता। ये बोला जाता है अमीर खुसरो को। इसको बोले जाते हैं अमीर खुसरो को बोला जाता है तृतीय हिंद खुसरो। एसएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अमीर खुसरो को बोला जाता है। और अमीर खुसरो को अन्य नाम क्या है, इनका अन्य नाम जो आपका है, यहाँ पे ध्यान से आपको वीडियो सुनिएगा, ठीक है, वीडियो को सुन के और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक पॉइंट नोट करना है, ठीक है। अन्य नाम इनका क्या है अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो का नाम है मोहम्मद हसन, अन्य नाम मोहम्मद मोहम्मद हसन। और अमीर खुसरो एक ऐसे इंसान है जो दिल्ली सल्तनत के करीब 8 दरबारियों का दरबार देख चुके हैं, मतलब 8 राजा का ये दरबार देख चुके हैं। और अमीर खुसरो जो थे ये मतलब अमीर खुसरो जो थे ना, इन्हें तबला का मतलब जो ढोलक होता है उनका मतलब इनका जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था ये याद रखना, अमीर खुसरो का 1252 ईस्वी में, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1252 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम मोहम्मद हसन है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद जो आपका हो गया, तो कैसर ए हिंद आपको महात्मा गांधी से संबंधित है। कैसर ए हिंद आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। केसर ए हिंद महात्मा गांधी से संबंधित है, मतलब केसर ए हिंद महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी, उनको बोलते हैं महात्मा गांधी को केसर ए हिंद। जिले इलाही इसका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद दिन इलाही उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्या बोला था क्वेश्चन, अपनी शक्ति, ठीक है, देखो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि कौन सी धारण की थी। अब पूछ देगा बलबन कौन सा वंश का शासक था, तो बेटा याद रखना बलबन जो था गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। सबसे ज्यादा शासन बलबन ने किया था गुलाम वंश पे, ठीक है। इसको ऐसा मतलब बलबन जो ऐसा राजा था, इसको मतलब कोई भी राजा दबा नहीं, इसको कोई राजा दबा नहीं पाया था। इसकी मृत्यु स्वयं के द्वारा हुई थी, मतलब इसके बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हुई थी। एकदम पूरा वृद्ध था ये बलबन, उसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। सबसे अगर गुलाम वंश का सबसे तगड़ा शासक बोला जाए तो बलबन ही था, ठीक है। उसके बाद देखो तूतीय हिंद में इनको अमीर खुसरो का जाना जाता है। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े फारसी के लेखक है, ठीक है। और इनका अन्य नाम मोहम्मद हसन है। 1252 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी से संबोधित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, एक एक ऑप्शन का निचोड़ देंगे एकदम, एक एक ऑप्शन का एकदम घूस घूस के पूछेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा। सबसे पहले जानेंगे अतारकिन का दरवाजा किसने बनवाया था, तो अतारकिन का दरवाजा बेटा देखो इल्तुतमिश बनवाया था, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित कहाँ है, तो अतारकिन का दरवाजा कहाँ है, तो नागौर जोधपुर में है, ठीक है, नागौर जोधपुर में है। अब देखो कुतुब मीनार कहाँ है, पूछ देगा कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये तो पता है कुतुब मीनार ये आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। अजमेर में क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था बताओ, कौन बताएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा बताओ कौन बनवाया था, कमेंट में बताना 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बनाया था। और ये पहले कौन सा विद्यालय था, तो ये संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो पहले संस्कृत का विद्यालय था, ठीक है। अब ये कमेंट करके बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था वो कौन बनवाया था, ठीक। उसके बाद देखो लाहौर जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा था वो कहाँ था, वो कहाँ है, लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुतुबुद्दीन का मकबरा, कुतुबुद्दीन का मकबरा यहाँ पे कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपका लाहौर में है, ठीक। उसके बाद आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था, तो कौन किया था, इल्तुतमिश किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था, ठीक। अब इसको नष्ट कौन किया था, तुर्क ए चहलगानी को नष्ट कौन किया था, नष्ट किया था बलबन ने और गठन किया था ये आपका इल्तुतमिश ने, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, नहीं इसी में अभी एक और पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब लोग जानते होंगे कि ये गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने गुलाम वंश के मतलब स्थापना किया था, ठीक। उसके बाद रजिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, किसकी बेटी थी, इसकी बेटी थी, ठीक। और रजिया सुल्तान एक प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है, रजिया है। कॉपी में नोट कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत की, देखिए दिल्ली सल्तनत की प्रथम
मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब रजिया की जो विवाह है, ठीक, रजिया की विवाह आपका अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया, अल्तुनिया से हुआ था। रजिया की विवाह जो अल्तुनिया से हुआ था। और रजिया की जो मृत्यु हुई थी ना, ये मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कैथल में हुआ था। डाकुओं के द्वारा इसका मृत्यु कर दिया था। कैथल, कैथल में इसका मृत्यु कर दिया था डाकुओं के द्वारा। ठीक है, कैथल में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के हिसाब से विश्व का, यहाँ पे विश्व होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिए कि भारत के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, बताओ, कमेंट करो पहले। देखो, देखते हैं किसको पता होगा। ये तो पता ही होगा यार, लगभग सबको पता होगा कि मतलब भारत का मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है और कितना है, बताओ, बताओ जल्दी बताओ। तो बेटा याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रसिया भारत का सबसे बड़ा देश है। रसिया फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे कनाडा है। ठीक, सेकंड नंबर पे कनाडा है। थर्ड नंबर पे आपका यूएसए है। थर्ड नंबर पे आपका यूएसए है। और फोर्थ नंबर पे आपका फोर्थ, ठीक है, फोर्थ नंबर पे याद रखिएगा, फोर्थ नंबर पे आपका चीन है। 5 नंबर पे ब्राजील है। ठीक, 5 पर ब्राजील है। ठीक है, 6 पर आपका कौन है? 6 पर आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7 पर अपना प्यारा देश भारत। उसके बाद 8 पर कौन सा है? तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ठीक, उसके बाद 9 पर कौन सा है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है। ठीक, 10th पे कौन सा है? तो 10th पे याद रखिएगा अल्जीरिया। बस 10th तक ही याद जानना चाहिए, अल्जीरिया याद कर लेना इसको अच्छा से, एकदम पूछता है ये सब। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे रूस है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे चीन है, फिफ्थ पे ब्राजील है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे भारत, 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान, 10 पे अल्जीरिया। ठीक, आप देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसका क्षेत्रफल याद कर लो। तो अमेरिका का आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो अमेरिका का क्षेत्रफल है 9826675 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 9826675 स्क्वायर किलोमीटर अमेरिका का है। उसके बाद चीन का भी याद कर लो, तो चीन का है आपका 9596961 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है चीन का? फिर से देखेंगे, 9596961। ठीक है, ये आपका चीन का क्षेत्रफल है। ठीक, अब भारत का तो सबका पता होगा, भारत को सबका पता होगा। भारत का कितना है? 32,87,263। कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पृथ्वी का कितने भाग से घिरा हुआ है? भारत जो है, जैसे एक पृथ्वी है, सपोज एक पृथ्वी है, इसका टोटल भाग कितना होगा? इसका टोटल भाग 100% होगा। 100 में से बहुत सबसे ज्यादा किसके पास है, बताओ? तो 100 में से सबसे ज्यादा आपका रसिया के पास है। रूस के पास ऐसा है ना कि मतलब इस साइड अगर दिन होता है, ठीक है, इतना बड़ा है रूस, अगर इस साइड अगर दिन होगा तो इस साइड आपका रात होता है, इतना बड़ा है रूस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा पॉइंट से गिरा हुआ है रूस है। उसके बाद भारत कितना कवर करता है? तो मात्र 100% का 2.4%। ठीक है, 100% का मात्र 2.4% कवर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और इसके बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, भारत भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है? तो क्या बोला है, भारत जो है भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा कौन सा गोलार्ध है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कैसे? देखो बताते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। देखो ये आपका क्या पृथ्वी है, ठीक, ये आपका पृथ्वी है, सपोज ये आपका पृथ्वी है। उसके बाद देखो इसमें उत्तर दक्षिण सबसे पहले दर्शाओ। ठीक है, ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना है। ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, और ये आपका पूर्व हो गया। ठीक ना। अब पूछेगा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है?
ठीक है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो देखो भारत आपका यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे जाता है भारत आपका, यानी उत्तर पूर्व। यानी अगर पूछेगा भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध, तो ये हो जाएगा आपका भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, देखो क्वेश्चन हम बेशक बहुत कम रखेंगे लेकिन उसका एक एक निचोड़ देंगे, हर ऑप्शन का एक एक निचोड़ देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। उत्तर पूर्वी गोलार्ध आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा अभी राइटिंग पर थोड़ा सा मेरा, हम खुद ही मतलब अपना ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि अभी यूट्यूब पर नया नया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लिखने में, ब्लैक बोर्ड पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस धीरे धीरे सीख जाऊंगा, उसका टेंशन लेना है। उसके बाद देखो क्या बोला था, भूमध्य भारत भूमध्य रेखा के, अब इसमें भूमध्य रेखा कहाँ है, तो ये आपका जो है ये लाइन आपका, एक मिनट, हाँ देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, देखिए ये आपका जो लाइन है ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक, ये आपका यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के कौन से भाग में स्थित है, तो उत्तर में स्थित है, ठीक है। और आपका ये आपका मकर रेखा हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे अच्छा जगह नहीं बना, फिर कभी बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। इतना चीज एकदम कंठस्थ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे है गोवा का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो गोवा का क्षेत्रफल आपका 3702, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके सबके इधर स्क्वायर किलोमीटर निकाल लेना, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को स्क्वायर किलोमीटर में ही मापा जाता है, स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं, तो देखो आपका 79,714 किसका है, तो ये आपका झारखंड का है, झारखंड का आपका 79,714 है। और उसके बाद 8,849 क्या है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, माउंट MOUNT, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाइट का है, माउंट एवरेस्ट हाइट। एग्जाम में अगर 8,849 नहीं मिलता है तो उसका एक और ऑप्शन मैच होता है 8848.82, ठीक है। पॉइंट में अगर देगा वैसे 79 मान के चलते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में देगा तो 48 वाला लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो गोवा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा के बाद देखो छोटा राज्य का लिस्ट बनाते हैं, छोटा राज्य का अगर लिस्ट बनाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा, ध्यान देना, सबसे पहले आपका आ जाएगा गोवा, गोवा। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम के बाद कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, सिक्किम के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड, त्रिपुरा के बाद आपका नागालैंड, और नागालैंड के बाद आपका कौन सा है, तो मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसी में। तो सबसे छोटा राज्य ये है। अब याद रखना बेटा, जो सिक्किम है ना, यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैप देखना ध्यान से, सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। 7 सिस्टर में मात्र 7 राज्य आते हैं, और 7 राज्य आपका कौन कौन से, तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, सिर्फ इतना ही राज्य है, और एक मेघालय है, ठीक ना। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट्स नहीं है। बहुत बच्चा को ये लगता है कि सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट्स नहीं है, ये 7 सिस्टर का पार्ट्स नहीं है, नॉट अ पार्ट 7 सिस्टर, नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर, लिख लेना यहाँ पे सिक्किम को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे छोटा राज्य हो गया, और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन कौन सा है ये भी देख लो, यहाँ पे नोट कर लेना, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे छोटा राज्य, भारत का छोटा राज्य, अगर सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए, भारत का बड़ा राज्य की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बेटा आपका, इस सबको याद होगा यार, ये नहीं याद होगा तो क्या क्यों पढ़ रहे हो फिर, राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख रहे हैं राजस्थान, आर जे मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश उसके बाद है, उसके बाद कौन है, MP है, उसके बाद कौन सा है, तो महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन सा है, UP उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है, GJ गुजरात,
ठीक है। सबसे पहले बड़ा राज्य का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात है। ठीक है, तो इस आंसर का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ जाना, गोवा का क्षेत्रफल 3702 है, ऑप्शन बी इस देश का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लेना नोट्स में, नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत बच्चा को यहाँ पे डाउट रहता है इसमें। ठीक है, इस सबके साइड में ईस्वी लगाना। ठीक है, 1764 ईस्वी, 1757 ईस्वी, सबके अंदर ईस्वी लगाना। तो याद रखना पलासी का युद्ध कब हुआ था, कौन बताएगा? अगर बता दिए तो मान जाएंगे। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है पलासी का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? नहीं, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है लिख लेना, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इससे पूछता है यार, देखो पलासी का युद्ध पूछ देगा निम्न में से इनके इनके बीच नहीं हुआ था, 4 ऑप्शन दे देगा, तो जो हुआ रहेगा वही ना मार के आओगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना। फिलहाल यहाँ पे पलासी के युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच में। अच्छा, इसमें जीता कौन था ये भी जान लो। तो इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था ये जीत गया था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हारा था। ठीक है, ठीक, अभी जो पलासी पड़ता है, ठीक है, पलासी जो वर्तमान, ये जो पलासी है ये वर्तमान किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी याद रखना। उसके बाद 1764 पे आते हैं। तो 1764 में आपका क्या हुआ था? तो 1764 में याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। लिख देते हैं बक्सर का युद्ध। देखो हम लिखे या ना लिखे, तुम अपने नोट्स में जरूर लिखना। हम यहाँ बोल दे रहे हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने नोट्स में जरूर लिखना, एक एक पॉइंट लिखना। उसके बाद देखो बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था ये भी जान लो। तो हेक्टर मुनरो प्लस 3 संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो प्लस संयुक्त सेना, हेक्टर मुनरो प्लस संयुक्त सेना में हुआ था। अब इसमें जीता कौन था? तो जीता था इसमें हेक्टर मुनरो, विन हो गया था। ठीक, हेक्टर मुनरो आपका जीत गया था, ये जीता था, और उसके बाद संयुक्त सेना हारा था। ठीक है, अब उसके बाद देखो 1764 में अब ये पूछेगा बक्सर फिलहाल अभी कहाँ पड़ता है? तो याद रखना बक्सर जो है अभी लोकेटेड है बिहार में। अभी के टाइम में अगर बात किया जाए तो बक्सर बिहार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 1526 में क्या हुआ था? तो सबको पता होगा यार, 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे लिखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, 1526 में हुआ था। अब ये भी जान लो किसके किसके बीच में हुआ था ये। तो ये आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर, यार बाहर लिखा रहा है बाबर का, बाबर हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, ठीक, जिसमें से कौन जीता था इसमें? तो इस लड़ाई में कौन जीता था? तो याद रखिएगा बाबर जीत गया था। इस लड़ाई में बाबर जीता था। ठीक है, बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक, चलो ठीक है। अगला 1556 क्या है? तो ये सबको पता होगा पानीपत की दूसरी लड़ाई है। कौन सी है? पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1556 जो है ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। लिख देते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक, पानीपत का दूसरा युद्ध। अब ये किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी जान लो। तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू। ठीक, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर व हेमू के बीच में लड़ा था। ठीक है, अब इसमें हारा और जीता कौन था ये बताओ। तो इसमें आपका हेमू हार गया था, हेमू हारा था और अकबर जीता था, अकबर जीत गया था। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ तक कंफर्म है। अब उसके बाद अगर हम तुमसे पूछें इसमें से कि बताओ ये जो चंदावर का युद्ध था कब हुआ था वो?
चंदावर का युद्ध कमेंट में बताना, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला हम लोग देखते हैं, इसमें तो इसमें हो गया टोटल। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, देखो रिवाइज कर देते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1757 ईस्वी हुआ था। किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला आपका हार गया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला है आपका 1764 बक्सर का युद्ध। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था, हेक्टर मुनरो प्लस चीन संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें हेक्टर मुनरो जीता था और संयुक्त सेना हार गई थी। जो अभी बक्सर है फिलहाल कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है 1526। तो ये 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था और हारा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग का 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध है। ठीक है, और अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर जीता था और हेमू हार गया था। कमेंट करके बताइएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज आपका कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल दरबार में जो आपका पहला गया था अंग्रेज, हॉकिंस गया था। कब गया था, 1605 ईस्वी में गया था। कब गया था, 1605 ईस्वी में गया था। देखो हम एक एक चीज जो यहाँ पे लिख रहे हैं तुम्हारा नोट्स में मिलना चाहिए। ठीक है, और एक एक पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि इसको छोड़ दो, नहीं, एक एक पॉइंट को याद रखना, बहुत रिसर्च करके यहाँ पे तुम लोग लाए हैं ये पीपीटी। ठीक है, तो 1605 में अंग्रेज ने गया था। ठीक है, नहीं 1608 में होगा यार, अभी भूल रहे थे। देखो 1605 में क्या हुआ था मैं बता दे रहा हूँ। देखो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अधिकार पत्र भेजा था। ठीक है, व्यापार के लिए अंग्रेज मुगल दरबार में। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ एक अधिकार पत्र भेजा था। अधिकार पत्र 1605 ईस्वी में, ठीक है, 1605 ईस्वी में होने के कारण वो अधिकार पत्र अकबर के बेटा जहांगीर के दरबार पहुंचा था। क्योंकि देखो अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु आपका 1605 में हो गया था। ठीक है, तो जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो व्यापार पत्र के लिए भेजी थी ना, वो भेजी तो थी अकबर की ही। ठीक है, भेजी थी अकबर के पास ही 1605 ईस्वी। ठीक है, मतलब अकबर के पास ही भेजी थी, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अकबर की मृत्यु हो जाती है, जिससे ठीक है, जिससे अकबर का बेटा जहांगीर के दरबार में, जिसमें अकबर का बेटा जहांगीर के दरबार में, ठीक, जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज आया था 1608 ईस्वी में, हॉकिंस। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था प्रथम अंग्रेज। ठीक है, हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के दरबार में आया था, 1608 ईस्वी में आया था। और बाबर की जो मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी ना, वो तो भेजी थी अकबर के नाम से ही भेजी थी, जो अधिकार पत्र था वो अकबर के पास ही भेजी थी, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण अकबर का बेटा जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, कौन आया था, हॉकिंस आया था। कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। ठीक, उसके बाद देखो लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन के तहत ही हम लोग को 1947 का मतलब आजादी मिला था, इन्हीं को बना दिया गया था, जो कि ये डिक्की बट प्लान योजना लेके आए थे, एबल और इस्माइल लेके आया था। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत मतलब इन्हीं के वजह से, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्रता का ये माना जाता है कि मतलब इन्हीं की वजह से स्वतंत्रता हम लोग को इन्हीं की योजना के तहत मिली थी। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये डिक्की बट योजना लेके आए थे। ठीक है, डिक्की बट योजना लेके आए थे, आगे मैं बताऊंगा, पीपीटी बना दूंगा इस पर भी। डिक्की बट योजना लेके आए थे। डिक्की बट योजना का जो अन्य नाम है उसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास लेके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने शिमला में इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये जब देश आजाद होगा तब की ये बात हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में था तो ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, डिक्की बर्ड योजना कौन कौन लेके आया था, तो एबल और इस्माइल लेके आया था। ठीक है, एबल और इस्माइल लेके आया था। डिक्की बर्ड योजना को ही बाल्कन योजना की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शिमला में रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, क्लाइमेट इटली सबको पता होगा, क्लाइमेट इटली जब भारत हमारा आजाद हो रहा था 1947 में, तो ये ब्रिटेन का पीएम था। ठीक, ब्रिटेन का पीएम था। ठीक, क्लाइमेट इटली 1947 के समय ब्रिटेन का पीएम था।
ठीक। और कौन सी पार्टी से था, तो लेबर पार्टी से था, ठीक है। जैसे हम लोग का जैसे नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर उसके बाद बीजेपी है, उसी तरीके से ये आपका लेबर पार्टी का था, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो हॉकिंस था। कब गया था, 1608 ईस्वी में, ठीक है। याद रहेगा, एक एक पॉइंट एक एक निचोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस याद रखते चलना है। ये तो हम नहीं कर सकते, ये तुम लोग कहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, बेशक मेरा तजुर्बा अभी छोटा है, मैं यूट्यूब पर नया नया हूँ, लेकिन यकीन मानो मतलब एक एक ऑप्शन का निचोड़ अपने पास रखने की क्षमता को रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स पूछेगा, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे, ये बंगाल के, ठीक है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। देखो, अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, ठीक है, बंगाल के प्रथम, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा करेक्ट करना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सिर्फ बंगाल का अगर गवर्नर पूछेगा, ठीक, अगर सिर्फ बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो वो रॉबर्ट क्लाइव जी होंगे, ठीक। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, ठीक ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अरे यार पता नहीं क्या हो गया दिमाग को, इधर उधर मार दे। नहीं देखो, कुछ नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। और अगर गवर्नर जनरल पूछा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये थे आपका प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्या पूछा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। हॉकिंस सबको भी मैंने बताया 1608 ईस्वी में ये प्रथम अंग्रेज जो मुगल दरबार में है, प्रथम अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया, ठीक है। उसके बाद अकबर के बारे में तो सबको पता है, ठीक है, अकबर के बारे में तो सबको पता है। अकबर का कार्यकाल कितना था, पता कोई बता सकता है, तो याद रखना, अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1605 में ही हो गई थी, ठीक है। मृत्यु इसकी 1605 में ही हो गई थी, ठीक। एक एक चीज को याद रखना है। अब वही अगर जहांगीर का कुछ पूछ दिया जाए, सब मैं बताऊंगा अभी, मतलब देखो ऑप्शन मैं तो यहाँ पे बताते रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आगे जब पढ़ोगे ना इसका टोटल बताऊंगा, ठीक है। कहोगे तो इसका एक एक लेक्चर भी ला दूंगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्या प्रोसेस था इसका, मतलब कैसे हम लोग आजादी मिली, 1947 का एक, 1773 का एक, 1600 का एक, उसके बाद कैसे कैसे 1784 का फिर से लिया, एक एक लेक्चर ला दूंगा। लेकिन कहोगे तब ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे हम ऑप्शनल में अपने आप को परफेक्ट मानते हैं कि क्योंकि एक एक ऑप्शन दिया रहेगा उसके बारे में सब निचोड़ दे दो, वैसे अच्छा रहता है। उसके बाद देखो, जहांगीर का अगर कार्यकाल देखोगे तो आपका जहांगीर का कितना हो जाएगा, 1605 से 1627, 1605 से 1627 ईस्वी तक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग को बहुत अच्छा सीखा हमने, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करना, ठीक है। देखो फर्स्ट वीडियो है, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट है, इसमें जो भी गलती होगी, ठीक है यार, सॉरी, मतलब अपने तरफ से कुछ गिला शिकवा नहीं रखना। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लेक्चर में। धन्यवाद।